परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायनम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपापपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो कुछ संस्कृत के शब्दों का प्राकृत में क्या बनता है वो शब्द सिद्धि कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। आज क्लास के पहले काफी कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनको धीरे धीरे एक एक करके लेंगे। हम्म तो आज का शब्द सिद्धि का ये है। तो जो संस्कृत में रक्त है शब्द है, उसका प्राकृत में रग्गो बनता है। और इसके लिए सूत्र है 52 नंबर का, रक्ते गोवा। और इस सूत्र में ये बताया गया है कि रक्त शब्द में रहे हुए संयुक्त व्यंजन त को विकल्प से ग होता है। जो क और त संयुक्त है ना, हलंत क और हलंत त, उसकी जगह पर हलंत ग हो जाता है। और ये सूत्र जो है एक ही शब्द के लिए है। तो हमने रक्त का एक एक वर्ण अलग अलग किया और लिखा हलंत र प्लस अ प्लस हलंत क प्लस हलंत त प्लस अ और विसर्ग। और अगले स्टेप में रक्ते गोवा सूत्र से हलंत क और हलंत त झा जो था उसकी जगह पर हलंत ग लिख दिया। तो ये बन गया हलंत र प्लस अ प्लस हलंत ग प्लस अ प्लस विसर्ग। अब एक सूत्र है अनादो शेषादेशयोर द्वित्वम। तो इसमें क्या होता है कि जब संयुक्त होता है व्यंजन और उसकी जगह पर एक व्यंजन की प्राप्ति होती है, तब ये अनादो शेषादेशयोर द्वित्वम जो है ये बताता है कि वहां पर जो बचा हुआ जो हमें व्यंजन मिला है उसका हम द्वित्व करेंगे। तो अगले स्टेप में हमने हलंत ग को 2 बार लिख दिया, हलंत र प्लस अ प्लस हलंत ग प्लस हलंत ग प्लस अ और विसर्ग। अब अतः सिरडोह सूत्र से जो अंत में अ और विसर्ग था उसकी जगह पर ओ हो जाता है। तो अगले स्टेप में हमने लिखा हलंत र प्लस अ प्लस हलंत ग प्लस हलंत ग प्लस ओ। अब एक सूत्र है अजिन्नम परेण संयोज्यम। इस सूत्र से इन सबको जोड़ा गया। स्वरहीनम परेण संयोज्यम भी लिखा जा सकता है। तो सबको जोड़ा गया तो ये बन गया रग्गो, यानी रक्त से रग्गो। ये विकल्प से हुआ है, ठीक है ना। जो सूत्र था रक्त में रक्त शब्द में रहे हुए संयुक्त व्यंजन त को विकल्प से ग होता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर विकल्प है। तो दूसरे ऑप्शन में पहली जो स्टेप में हलंत क था उसका कगचज तदप पैवाम प्रायोलुक से उसका लोप किया गया। तो ये सूत्र नंबर था 8। और ये सूत्र ये बताता है कि अनादि और असंयुक्त
सॉरी, मैंने गलती किया है, 10 नंबर का सूत्र लगना चाहिए क्योंकि संयुक्त है ना। 8 नंबर का तो अनादि और असंयुक्त में लगता है। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त है, हलंत क और हलंत त संयुक्त है, तो यहाँ पर 10 नंबर का सूत्र लगेगा जो कि है कगे टड तदप श श स जिह्वा मूलीय क और उपध्मानीय पाम ऊर्ध्वम लुक। तो इससे हलंत क का लोप किया गया। तो अगले स्टेप में आ गया हलंत र प्लस अ प्लस हलंत त प्लस अ और विसर्ग। अब यहाँ पर भी फिर से अनादो शेषादेशोर द्वित्वम लगेगा क्योंकि एक व्यंजन का लोप हुआ जो संयुक्त थे हलंत क और हलंत त, तो शेष बचा हलंत त। तो अनादो शेषादेशोर द्वित्वम से हलंत त का द्वित्व होने से अगले स्टेप में आ गया हलंत र प्लस अ प्लस हलंत त प्लस हलंत त प्लस अ और प्लस विसर्ग। अब जो अ और विसर्ग है वहां पर अतः शेरडो सूत्र लगाया गया, तो अ प्लस विसर्ग का ओ हो गया और ओ होने से फिर सबको जोड़ा गया तो रत्तो शब्द बन गया। यानी रक्त के लिए प्राकृत में दो शब्द हैं, एक है रग्गो और एक है रत्तो। अब अगला शब्द है स्तंभ। तो स्तंभ को खंभो भी होता है, थंभो भी होता है। अब हम राजस्थानी भाषा में कहें तो राजस्थानी भाषा में भी स्तंभ को खंबा बोला जाता है और थंबा भी बोला जाता है। तो कई बार शब्द जो है प्राकृत के हमारी साधारण जनता की भाषा से बहुत मिलते जुलते हैं। तो संस्कृत तो विद्वानों की पंडितों की भाषा थी, लेकिन जन साधारण जो भाषा प्रयोग में लाते थे वो प्राकृत थी। तो अब स्तंभ का खंभो कैसे बना वो देखते हैं। इसके लिए एक सूत्र है स्तंभे स्तो वा। ये सूत्र बताता है कि स्तंभ में स्थित स्त का विकल्प से ख होता है। ठीक है, तो हमने ये सूत्र लगा दिया स्तंभे स्तो वा। तो इसमें जो स्त था संयुक्त, उसको हमने अगले स्टेप में क्या लिखा, हलंत ख कर दिया। हलंत स प्लस हलंत त प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत भ प्लस अह था, उसको हमने स्त की जगह पर हलंत ख लिखा और प्लस अ प्लस हलंत म प्लस भ प्लस अह। तो अब अह जो अ के साथ विसर्ग है उसका अतः शेरडो से ओ कर दिया अगले स्टेप में। अब आप पूछेंगे यहाँ पर अनादो शेषादेश और द्वित्वम क्यों नहीं लगा। हलंत स प्लस हलंत त का आपने हलंत ख जो संयुक्त स और थ त थे उसका हलंत क बनाया, तो ये हलंत ख शेष है, इसका द्वित्व क्यों नहीं हुआ। तो द्वित्व इसलिए नहीं हुआ कि अनादो शेषादेशी और द्वित्वम जो है वो सूत्र बोलता है कि अनादि में होना चाहिए। ये अनादि नहीं है, ये आदि है। आदि यानी शुरुआत में है, इसलिए इसका द्वित्व नहीं होता है। ठीक है, तो हलंत ख प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत भ और जो विसर्ग था अ और विसर्ग उसका ओ हो गया। तो इन सबको फिर जोड़ा हमने तो खंभो बना। अब इसमें मोनुस्वार भी लगाया जा सकता है, तो हलंत म जो है बीच में जो म है वो उसकी जगह पर अनुस्वार बन जाएगा, तो खंभों से खंभो हो जाएगा। म का अनुस्वार भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से स्तंभ से खंभो बना। अब थंबो कैसे बना, तो उसके लिए एक सूत्र है विकल्प से। क्योंकि हमने सूत्र 53 पढ़ा था तो उसमें बोला था कि स्तंभ में स्थित स्त का विकल्प से ख होता है। तो अब एक सूत्र है थ ठाव स्पंदे। ये सूत्र का नंबर है 83, यानी आगे का है काफी। तो चूंकि यहाँ पर विकल्प से बनाया था इसलिए मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। तो थ ठाव स्पंदे ये क्या बताता है कि हलन चलन रहित क्रिया से
यानी जिसमें हलन चलन नहीं रहती है, तो वहां पर जड़ी भूत अवस्था, जड़ के समान अवस्था, जड़ यानी जो नहीं चलता फिरता, उसे जड़ कहा जाता है। तो जड़ी भूत अवस्था की स्थिति में स्तंभ शब्द में स्थित स्त को थ भी होता है। तो थंबा है, वो तो हिलने डुलने वाला नहीं है, तो वहां पर उसका थ भी होता है और थ भी हो जाता है। यानी थंबो भी बन जाएगा और थंबो भी बन जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इस सूत्र से थ ठाव स्पंदे से जो हलंत स और हलंत थ, सॉरी हलंत स और हलंत त था, उसकी जगह पर हलंत थ लिख दिया। तो इस स्टेप में क्या हो गया, हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत भ प्लस अ और विसर्ग। अब फिर से अतः शेरडोह से अ और विसर्ग का ओ बना। तो अगली स्टेप में हो गया हलंत थ प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत भ प्लस ओ। इन सबको हमने जोड़ दिया अजिन्नम परिण संयोज्यम से, तो ये बन गया थंभो। और इसी प्रकार से थ की जगह अगर थ लिख देंगे तो ये बन जाएगा थंभो। ठीक है। तो इस स्तंभ, स्तंभ शब्द जो कि संस्कृत में था, उसकी प्राकृत में खंभो हो जाता है, थंभो हो जाता है और थंभो हो जाता है। इस प्रकार से प्राकृत में 3 शब्द हमें प्राप्त होते हैं। अब अगला है ताम्रम। ताम्रम, इसका हमने खोल करके एक एक वर्ण अलग अलग लिखा। हलंत त प्लस आ प्लस हलंत म प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर एक सूत्र है जो कि 654 नंबर का है, ताम राम रे बह। तो यह सूत्र बताता है कि ताम्र और आम्र में स्थित म्र को ब हो जाता है। ठीक है। तो दो व्यंजन जुड़े हुए थे, म्र, म और हलंत म और हलंत र, ये जो जुड़े हुए थे, इनकी जगह पर हमें 2 व्यंजन प्राप्त होते हैं, हलंत म और हलंत ब। तो हलंत त प्लस आ प्लस हलंत म प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत म का अगले स्टेप में बना हलंत त प्लस आ प्लस हलंत म प्लस हलंत ब प्लस अ प्लस हलंत म। तो यहाँ पर अब ह्रस्व संयोगी सूत्र लगाया गया। ह्रस्व संयोगी सूत्र ये बताता है कि कोई भी संयुक्त अक्षर प्राकृत में है तो उसके पहले वाला जो स्वर है उसको ह्रस्व कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हलंत त प्लस आ है, तो उस आ को अ कर दिया जाएगा, उसे ह्रस्व करने का मतलब है उसका अ हो जाएगा। तो हलंत त प्लस आ प्लस हलंत म प्लस ब प्लस अ प्लस हलंत म जो था, उसका अगले स्टेप में हमने लिखा हलंत त प्लस अ प्लस हलंत म प्लस ब हलंत प्लस अ प्लस हलंत म। अब अगली स्टेप में मोनुस्वार से अंतिम हलंत म है उसका अनुस्वार हो जाएगा। तो हलंत त प्लस अ प्लस हलंत म प्लस ब हलंत प्लस अम, और इनको जोड़ा गया तो बन गया तंबम। तो ये तांबा है जो होता है, ताम्रम संस्कृत में, और प्राकृत में उसे तंबम नाम प्राप्त होता है। मतलब जो शब्द ताम्रम का प्राकृत में बनेगा वो तंबम होगा। अब इसके आगे आम्रम का अम्बम भी है, जो कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। 17 नंबर का सूत्र था रस्व संयोगी, तब हमने आम्रम को अम्बम सिद्ध किया था। और प्रक्रिया जो है वो सेम ताम्रम के जैसी ही है, इसलिए फिर से मैंने उसको नहीं बनाया। तो जैसे ताम्रम का तंबम बना है, वैसे ही आम्रम का अम्बम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्योंकि सिर्फ त की जगह पर यहाँ पर आ आया है, ता की जगह आ आया है, और आ को अ होगा ह्रस्व संयोगी से, बाकी सब सेम है। तो ताम्रम का तंबम बना, आम्रम का अम्बम बना। अब अगला है भस्मन। भस्मन, इसमें
उदाहरण में भस्मन और आत्मन दो शब्द दिए हैं, तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया है। अगली क्लास में बाकी का भी करेंगे। तो भस्मन, तो भस्मन का एक एक वर्ण अलग किया हमने। तो हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत स प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत न। तो इसमें सूत्र लगाया भस्मात्मनोह पोवा, भस्मात्मनोह पोवा। तो ये जो सूत्र है वह भस्मन और आत्मन शब्द दो शब्दों के लिए है। इसके पहले वाला ताम्राम्रे अम्बह, वह भी दो शब्दों के लिए था, ताम्र और आम्र। ठीक है। तो कोई सूत्र एक शब्द के लिए है, कोई सूत्र दो शब्दों के लिए है, ऐसे अलग अलग है। अब भस्मन को करते हैं। तो भस्मात्मनोह पोवा सूत्र लगाया, और ये सूत्र बताता है कि भस्मन और आत्मन शब्दों के संयुक्त को प हो जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त क्या है, हलंत स और म, उसकी जगह आ गया प। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, हलंत भ प्लस अ प्लस, जहाँ हलंत स और हलंत म थे वहां पर हमने हलंत प लिख दिया, प्लस अ प्लस हलंत न। अब यहाँ पर चूंकि हलंत स और हलंत म की जगह हलंत प एक ही व्यंजन आया है, इसलिए अब अनादो शेषादेश और द्वित्वम लगेगा। तो क्योंकि ये आदि में नहीं है, बीच में है, तो इसलिए इस सूत्र को लगाने की सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं। इसलिए अगले स्टेप में हुआ हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत प प्लस हलंत प प्लस हलंत प्लस अ प्लस हलंत न। अब एक सूत्र है अंत्य व्यंजनस्य। तो प्राकृत में अंत में हलंत नहीं होता है, तो अंत में हलंत नहीं होने से ये अंत्य व्यंजनस्य सूत्र लगता है। और अगले स्टेप में आ गया हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत प प्लस हलंत प प्लस अ। तो ये शब्द बना भप्प। अब भप्प को प्रथमा विभक्ति एक वचन में भप्प प्लस सी प्रत्यय आया। और सी को अब मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता रहा हूं जो प्रथमा विभक्ति बनाते हैं उसके लिए। तो ऐसे जो हलंत में अंत होने वाले जैसे भस्मन इस प्रकार के शब्द होते हैं, तो वहां पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्राकृत में बनाने के लिए पूरी प्रोसेस है। तो भप प्लस सी, और अतः शेरडो से सी का हो गया डो। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। तो सी का डो होने से क्या हुआ, भप प्लस डो। अब ये जो डो है, अतः शेरडोह से भप प्लस डो आया। अब इसमें ड जो है वो इत जाता है। आपने वो कार्यायेत कल या परसों मुझे पूछा था अमित जी की मम्मी जी ने। तो ये कार्यायेत जो सूत्र है वो ये बताता है कि ये ड आदि जो अनुबंध, इनको अनुबंध कहा जाता है, जो कि चले जाते हैं बाद में, वो तस्य लोपः से वे चले जाते हैं। तो ये जो ड की जगह ये डो जो है, इसका ड क्या काम के लिए है, तो ये ड जो है इसमें इस काम के लिए है कि इसके आगे डित्यंत्य स्वरादेह लग करके भप का अंतिम प जो है उसका हलंत हलंत बन जाएगा। वहां पर जो अ था वो चला जाएगा वहां का। तो जो प्रथमा विभक्ति की ये प्रोसेस है, इसमें अतः शरडो से सी प्रत्यय की जगह डो प्रत्यय आता है। और डो प्रत्यय में ड जो है उसका काम यह है। तो कार्यायित सूत्र क्या कहता है कि हर एक अनुबंध का कुछ कार्य होता है। तो डो प्रत्यय में ड जो अनुबंध है जो कि चले जाएगा, उसका कार्य यह है कि अगला सूत्र डित्यंत्य स्वरादेह है, उसको डी जो ड मिला है आगे ना, वो उसका मतलब यह है कि ड इत जाएगा। ड इत जाने के ऊपर जो उसके आगे जो अ है शब्द में वो भी चला जाएगा। तो ड इत जाता है, तस्य लोपः सूत्र से ड चले जाता है, क्योंकि वह किसी काम के लिए यहाँ रखा गया था, और उसका काम था कि अगले स्टेप में डित्यंत्य स्वरादेश से हमको भप का अंतिम अ जो है वो हटा देना है। तो भप प्लस ओ था, उसका अंतिम अ हट गया, तो प जो था वो हलंत हो गया अंतिम वाला, और उसके साथ ओ जुड़ गया। तो फिर से स्वरहीनम परेण संयोज्यम या
अझिन्नम परण संयोजन से भप्प भप्पो बन गया। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो जितने भी अनुबंध हैं, आगे आगे अलग अलग प्रत्ययों के अनुबंध आएंगे, वो अनुबंध कार्यायेत सूत्र से उनका कुछ न कुछ काम होता है। कार्यायेत सूत्र बताता है कि उनका अनुबंधों का कुछ न कुछ काम है, इसके लिए उनको वहां पर रखा जाता है। और फिर तस्य लोपः, यानी आगे चल करके वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये ड जो था, डो, उसमें से ड चला गया तो ओ रह गया। और उसका कार्य ये था कि द्वितीयंत स्वरादेश सूत्र से भप के अंत में जो अ था उसको हटाया, और फिर ओ उससे जुड़ा और भप्पो शब्द बना। अब कोई भी प्रश्न हो, अभी तक हमने बहुत सारे शब्दों की सिद्धि की है, उनमें कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और जो भी नए मेंबर्स जुड़े हैं, उनके लिए एक क्लास जैसे भी मुझे मौका मिलेगा इन शब्दों की सिद्धि के लिए शुरुआत से मैं करूँगा। उसमें उनको फिर से जो आदेर्य जह, नोणः, टोडः, ठोढः आदि सूत्र हैं, उनको फिर से समझाऊंगा, ताकि उनको अपने इस लेवल तक आने में कोई दिक्कत ना हो। अब हमने पिछली क्लास में जो स्वर संधि की थी, उसमें भी कोई डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि आज मैंने उसका फिर से एक पेज बना करके यहाँ पर डाला था। तो वो पेज इसलिए डाला कि और अच्छे से अपने को समझ में आ जाए, क्योंकि वहां पर कुछ सूत्र थे, और वो सूत्र जब हम उनको खोलते हैं, यानी सूत्रों की ही हमने संधि विच्छेद कर दी, उसको अलग अलग कर दिया। अब जो सूत्र था जैसे कि ई वर्णादिनाम स्वरे यवर लाहा, तो इसको हमने खोल दिया पूरा। यानी ई वर्ण आदि नाम, यानी ई आदि जो भी स्वर हैं, तो आदि नाम में क्या क्या ग्रहण किया गया, ई उ री और री को। तो ई वर्ण आदि नाम स्वरे यवरलाहा, यानी ई उ री और री, इसके आगे कोई स्वर आ जाए तो उनका य व र और ल बन जाता है हलंत में। हलंत य, हलंत व, हलंत र, हलंत ल। ठीक है, तो इससे अपने को सूत्र को याद रखने में भी आसानी होती है, और पूरा खोल दिया तो उसकी पूरी प्रोसेस भी हमको समझ में आ जाती है। इसलिए मैं एक एक सूत्र को खोल करके यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब उदाहरण भी मैंने साथ में लगा दिए इधर। पहले तो मैंने बिना उदाहरण वाला डाला था, ताकि आप उसको पढ़ें और आपको सूत्रों का जो मैंने खोल करके संधि विच्छेद किया है वो समझ में आ जाए। फिर मैंने उदाहरण को भी साथ में लगा दिया, ताकि और भी अपने को उदाहरण दिमाग में रहेगा तो और भी अच्छे से प्रोसेस समझ में आ जाए। तो यहाँ पर प्रति प्लस एकम पहले क्या हुआ है हमने, और जो यहाँ पर प्रति का अंतिम ई और एकम का प्रथम ए जो था, इन दोनों के कारण संधि हुई, और जो ई था उसको य हो गया। ई का य हो जाने से आगे वाला ए उसके साथ जुड़ा और प्रत्येकम बन गया। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है लिखतु प्लस इदम, तो लिखतु का अंतिम ऊ जो था, आगे स्वर आया है ई, इन दोनों के जुड़ने के कारण यहाँ पर संधि हुई, और इस इवानादिनाम स्वर यवरला से ऊ यहाँ पर होने से ऊ का हो गया हलंत व, उसका हलंत व होने से लिखत्विदम, क्योंकि हलंत व के साथ आगे वाला ई भी जुड़ गया, और पीछे इधर त था वो भी जुड़ गया, तो लिखत्विदम शब्द बन गया। फिर आगे है री, तो री के आगे स्वर होने से उसका हलंत र बन जाता है। तो मातृ है प्लस अंशः है, तो मातृ का अंतिम स्वर है ई, और प्लस उसके साथ जुड़ा अंशः का अ, और अम है वैसे, ठीक है, अम को एक साथ भी लिया जा सकता है। तो उसके जुड़ने से संधि हुई, और त्रि जो था मातृ था वहां पर री की जगह हलंत र हो गया, तो उसके कारण ये आगे वाले अंश अंशः के अम से जुड़ करके मात्रंशः बन गया। फिर री और उसके आगे स्वर होने से इसमें भी संधि हुई, और ये हलंत ल बन गया। तो लरी की जगह हलंत ल आ गया, आगे का आ उससे जुड़ गया तो लाभकृति ही बन गया। तो इस प्रकार से हम ये ई वर्णादिनाम स्वरे यवर लाह को समझ सकते हैं। फिर आगे आया एदैतौ रयायो, तो एदैतौ रयायो, इसको भी हमने खोल दिया अच्छे से पूरा। तो
एत प्लस एतोह, और यहाँ पर जो एतोह है ना, उसके साथ आगे वाला अ जुड़ करके ये विसर्ग संधि कहलाता है। इसको हम बाद में आगे चलेंगे तब समझाएंगे। तो एत प्लस एतोह प्लस अय और आयो, तो इस सूत्र का संधि विच्छेद करने पर ये आता है। तो संधि भी करते हैं हम, और संधि विच्छेद भी करते हैं। तो प्राकृत की सॉरी संस्कृत की जब परीक्षा होती है तो कुछ प्रश्न संधि करने के लिए पूछे जाते हैं, और कुछ में पूछा जाता है कि इनका संधि विच्छेद करो। तो यहाँ पर हमने ये संधि विच्छेद किया है। तो एत, ऐतो, ह और अय और आयो, तो इसको जोड़ने पर, पूरे को 4 शब्दों को जोड़ने पर बनता है एदैतो रयायो। तो अब ये सूत्र क्या बताता है कि ए यानी एथ, एथ को आप ए समझे, और प्लस उसके साथ अगर कोई स्वर लगता है तो उसकी जगह ए की जगह पर अय बन जाता है। तो यहां पर जे का जो ए था, आगे स्वर था अ और विसर्ग, इसके कारण उस ए का अय बना। तो उसमें अय बन जाने से ये जयह हो गया। तो हलंत ज प्लस अय और आगे अह है तो जयह बन गया। तो जे प्लस अह जुड़ करके जयह बना। इसी प्रकार से अगर आई आगे है तो आई, ए, एत को तो ए पकड़ना है, आइत को आई पकड़ना है। ठीक है, तो आई प्लस स्वर ये मिलकर के आय बन जाता है। तो एत ऐतो ह अय आयो, तो आई है उसके जगह पर आय बन जाएगा। तो इस कारण से गाय प्लस अकह में आय बनने के कारण गायकह बन गया। गायकह जो गाने वाला। फिर है ओदोतो रवाबो, तो इसका संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ, ओथ औतोह अब आवो, यानी जो ओ है उसका औ बनता है, और औ है उसका आव बन जाता है। तो जो पो प्लस अनम था उसको जोड़ा हमने, तो वहां पर ओ का औ बनने से पवनम बन गया, और भौ का आव बनने से भावुकः बन गया। फिर समानानाम सवर्णे दीर्घः सह, इसमें तो सब खुले ही हैं, इसमें तो संधि और संधि विच्छेद का प्रश्न नहीं है। तो ये सूत्र क्या बताता है कि जहां समान होता है वहां पर सवर्णिक स्वर आने पर उनका दीर्घ हो जाता है। तो समानानाम, समान किसको कहा गया, लृ दंता समानाः, यानी अ ई उ री और लृ, इनको समान संज्ञक समान बोला गया। तो इनमें से कोई भी जब अपने सवर्णिक से जुड़ता है, जैसे अ प्लस अ तो ये आ बन जाता है, ई प्लस ई जुड़ेगा तो दीर्घ ई बन जाएगा, और इसी प्रकार से उ प्लस उ जुड़ेगा तो दीर्घ उ बन जाएगा। इसके सबके उदाहरण हमने किए थे। तो एक ही उदाहरण यहाँ लिखा मैंने, गण प्लस अधिपति ही गणाधिपति ही। ठीक है, अब अगला सूत्र है अवर्णस्य वर्णादा वेदो दरलह, इसका संधि विच्छेद किया, खोला इसको, तो क्या आया, अवर्णस्य ई वर्ण आदौ एक ओत अर अलह। तो इसका अर्थ समझे आप, इसका अर्थ ऐसा है कि अवर्ण जो है, अवर्णस्य, तो अ के साथ ई वर्ण आदो, यानी ई जुड़ेगा तो ए बनेगा, उसके साथ उ जुड़ेगा तो ओ बनेगा, री जुड़ेगा तो अर बन जाएगा, और री जुड़ेगा तो अल बन जाएगा। और इनके एक एक उदाहरण मैंने साथ में लिख दिए। तो जिन प्लस इंद्र, इसमें क्या था, जिन का अ जो है वो इंद्र के ई के साथ जुड़ने पर ए बन गया, तो ए जिनेन्द्र बन गया। इसी प्रकार सूर्य का जो अ था अंतिम, वह आगे उदय के उ से जुड़ा तो ओ बन गया, तो सूर्योदय हो गया। सप्त के अंत में जो अ था वो आगे ऋषि के री से जुड़ा तो क्या बन गया, अर बनने से सप्तर्षि ही बन गया ये। और फिर तब का जो अंतिम अ था वो आगे लृकारह के लृ से जुड़ा तो वहां पर अल बना, अल बनने से तवलकारह बन गया। फिर आगे आया ए दैतो रईत, तो
इसमें क्या है, इसको अभी संधि विच्छेद किया हमने तो क्या मिला, एत एतोह ऐत। इसका मतलब अ के साथ जब ए जुड़ता है तो उसका आई बन जाता है, और अ के साथ आई जुड़ेगा तो भी आई ही बनेगा। तो इसके उदाहरण हमने लिए, तब प्लस एक, तवैक, और जिन प्लस ऐश्वर्यम, जिनैश्वर्यम। ठीक है। फिर आगे आ रहा है अंतिम स्वर संधि का, ये अंतिम आद ओ दौतो रौत, यानी ओत औतोह औत, यानी अ के साथ औ जुड़ेगा तो भी औ होगा, और अ के साथ ओ जुड़ेगा तो भी औ ही बनेगा। तो इसमें हमने जल प्लस ओघ इनको जोड़ा। जल के अंतिम में अ है और ओघ का शुरुआत ओ से है, तो अ और ओ जुड़े तो औ बन गया, तो जलौघ बन गया। महा का आ, औषधम का औ, ये दोनों जुड़े तो महौषधम बन गया। महौषधम यानी बहुत बड़ी औषध। इस प्रकार से हमारा ये स्वर संधि का संपन्न होता है। अब आ रहा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में कई सूत्र हैं। अब पहला सूत्र है जसा जबाहा। अब यहाँ पर हमारा प्रत्याहार जो है उसको देखना बहुत जरूरी है। प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार सूत्र जो है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जस और जब, ये दो प्रत्याहार, और एक तीसरा प्रत्याहार अब, इनका प्रयोग किया गया है। अब इसमें जस प्रत्याहार का क्या मतलब है वो हम उस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। जस और जब और अब, इनको हमको समझना है। तीन प्रत्याहार हैं ये। प्रत्याहार क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षेप में लिख दिया जाता है। जो भी वर्ण हमारे सामने है उनको संक्षेप में कैसे लिखा जाए वो प्रत्याहार सूत्र से लिखा जाता है। तो अब मैं उसको खोलता हूँ प्रत्याहार को। तो वो कहाँ है प्रत्याहार। हम्म, यहाँ पर है। ठीक है। तो प्रत्याहार सूत्र में क्या किया है हमने, अपना पूरा जो है क ख ग पूरा लिख दिया है। लेकिन किस तरीके से लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो स्वरों को लिख दिया। संस्कृत में जो भी स्वर होते हैं, अ ई उ री और लृ, इसमें दीर्घ को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ई जो है, ई वर्ण बोलेंगे तो ई और दीर्घ ई दोनों आ गए। ठीक है। तो ई वर्ण बोलने पे ई और ई प्लुत भी आ जाता है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सब आ जाते हैं। ठीक है। अ बोलेंगे तो अ आ और आ, ये पूरा आ जाता है। जो अपने आलाप लेते हैं ना, म्यूजिशियंस जो संगीतकार होते हैं आलाप लेते हैं ना, आ, वो प्लुत कहा जाता है। तो अ ई उ री लृ, और फिर ये ए आई ओ औ, इनको संध्यक्षराणी भी कहा जाता है। ए आई ओ औ ये दो के जुड़ने से बनते हैं। अभी संधि में आपने पढ़ा ही था कि अ और ई जुड़ते हैं तो ए बन जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद ये एक क्रम से सभी वर्णों को लिखा गया है। यहाँ पर ये क्रम जो है बहुत ही सुनिश्चित क्रम है। तो ह य व र ल, फिर यण नंगम। तो यण नंगम क्या है, ये वर्ग का पांचवा अक्षर है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क ख ग घ और ng। ठीक है। तो अंग क्या है, पांचवा है। फिर ज ढ ध ग भ, इसमें चौथा वर्ण सारा आ गया। क वर्ग का चौथा क्या है, क ख ग और घ। तो ये घ जो है वो यहाँ पर आया है। ठीक है। प फ ब भ, भ यहाँ पर आया है।
यानी वर्गों के चौथे अक्षर यहाँ पर हैं, पांचवे यहाँ पर हैं, चौथे यहाँ पर हैं। यण नंग म झ ढ ध ग भ, वर्णों के तीसरे, क वर्ग का तीसरा यहाँ पर मिलेगा आपको, क ख ग। तो जड़ द ग ब में तीसरा, ठीक है, जो भी वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इनका तीसरा आपको यहाँ पर मिलेगा जड़ द ग ब में। जैसे उदाहरण के लिए च वर्ग का तीसरा क्या है, च छ ज, तो ये ज इधर है, ठीक है। चौथा इधर है, ज यहाँ पर है, और च छ ज का यहाँ पर है, यानी पांचवा यहाँ पर है। फिर आता है ख फ छ ठ थ, तो इसमें दूसरा है, यानी क वर्ग का ख यहाँ पर मिलेगा, च वर्ग का छ यहाँ पर मिलेगा, ट वर्ग का थ यहाँ पर मिलेगा, ट वर्ग का ठ यहाँ पर मिलेगा, प वर्ग का फ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा यहाँ पर है। फिर च ट त क प, यानी वर्गों का पहला अक्षर यहाँ पर है। फिर सारे स यहाँ पर आ गए, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। तो इस प्रकार से एक क्रम से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कोई चीज मेरे को बता दीजिएगा, कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीजें समझ करके हम करेंगे आगे, तो हमें रटना नहीं पड़ता, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे समझ समझ करके काम करेंगे तो हमको आसानी होगी आगे के काम करने में, आगे जो भी संधि हम पढ़ेंगे उसमें आसानी होगी। अब आपको याद है मैंने कौन सा प्रत्याहार बताया था? एक तो था जब प्रत्याहार। जब प्रत्याहार यानी उसका आदि जो है वो ज है, शुरुआत ज से होनी चाहिए और अंत ब से होनी चाहिए। तो वो क्या है? अब आप देखें यहाँ पर ज ड द ग ब, तो ये जब प्रत्याहार ये कहलाता है, ज ड द ग ब, इसको हम जब प्रत्याहार कहते हैं। तो जब प्रत्याहार का मतलब है कि इन पांचों में से कोई भी अक्षर वहां पर होगा तो वह जब प्रत्याहार के भीतर कहलाएगा, ठीक है। जब प्रत्याहार समझ में आ गया आपको? ज ड द ग ब को जब प्रत्याहार कहा जाता है। पाणिनि में, पाणिनि व्याकरण है उसमें अलग चलता है, और हमारी कालु कौमुदी में अलग चलता है। तो हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो कालु कौमुदी के अनुसार कर रहे हैं। पाणिनि के अनुसार कभी कभी आपको कहाँ पे मिलेगा? रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे ना, उसमें मिलेगा। तो उसमें आपने पढ़ा होगा, एक पाठ हमने पढ़ा था जिसमें अच प्रत्याहार था। अच प्रत्याहार पाणिनि वाले क्या बोलते हैं? अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, अ से लेकर के यहाँ तक। तो पाणिनि में स्वर जो होता है वो अच प्रत्याहार कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम कालु कौमुदी का पढ़ रहे हैं। तो ज ब प्रत्याहार का मतलब ज ड द ग ब में से कोई भी व्यंजन, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा प्रत्याहार। उस सूत्र में क्या था? अब प्रत्याहार। अब यानी शुरुआत में अ होना चाहिए, अंत में ब होना चाहिए। ओ सॉरी, स्क्रॉल हो गया। हाँ, तो अब प्रत्याहार में क्या आएगा? अब आपको यहाँ देखना है, अ से यहाँ से शुरुआत हो रहा है, ब का अंत यहाँ हो रहा है। तो अब प्रत्याहार के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे स्वर और व्यंजन उसमें माने जाएंगे। तो अब प्रत्याहार में अ भी होगा, ई भी होगा, उ भी होगा, री भी होगा, लृ भी होगा, ए आई ओ औ, ह य व र ल, य न नंगम, ज ढ ध ग भ और जड द ग ब, अ से लेकर ब तक। अब प्रत्याहार में इतने सारे के सारे स्वर और व्यंजन आ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रत्याहार कौन सा था? झस प्रत्याहार। तो झस में आगे जो है ज है, तो पहला अक्षर झ और अंतिम अक्षर था स। तो यहां से लेकर यहां तक झस प्रत्याहार में झ ढ ध ग भ, जड द ग ब, ख फ छ ठ थ, चट तक प और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होगा। तो अब मैं वापस उस डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। व्यंजन संधि, ओ इसमें नहीं थी, वो संस्कृत प्राकृत ग्रुप में है, इसमें है। तो यहाँ पर थे हम, ये हो गया था, ये हो गया था, ये चल रहा था जसा जबाहा। तो अब ये जसा जबाहा क्या बोलता है ये सूत्र? कि पद के अंत में जस प्रत्याहार हो, यानी इनमें से कोई भी एक व्यंजन हो और उसके आगे अब प्रत्याहार हो, अब प्रत्याहार में ये सब आ जाएंगे, इनमें से कोई अक्षर हो, तब
जो ये जस था, जस की जगह पर जड़ दग ब में से कोई भी अक्षर आ जाएगा। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। तो जगत प्लस ईशः, तो जगत प्लस ईशः में इस हलंत त और इस ई दीर्घ ई के कारण संधि हो रही है। और ये जो हलंत त है वो कहाँ पर है, इसमें है। हलंत त यहाँ पर आया है, चट तक प में से त है, यानी जस प्रत्याहार शुरुआत में है। फिर ई तो है स्वर, तो ये स्वर कहाँ पर है, ये अब प्रत्याहार में है। यहाँ पर कैसे है, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर रस और दीर्घ दोनों यहाँ आए हैं। तो ई जो है रस और दीर्घ दोनों है, यानी अब प्रत्याहार में से ई मिल गया, तो कंडीशंस मीट हो गई। यानी कि पद के अंत में जो हलंत त है वो जस प्रत्याहार में से आया, अब प्रत्याहार में से दीर्घ ई आई है। इस कारण से ये दोनों जब यहाँ पर हैं तो ये जो हलंत त है वह परिवर्तन होकर के हलंत द बन जाएगा। क्योंकि त वर्ग में क्या है, त थ द, तो त वर्ग का द आ जाएगा इसमें। तो त की जगह पर द होने से ये फिर दोनों जुड़ेंगे, तो दोनों जुड़ करके बनेंगे जगदीशः। तो जगदीशः का मतलब क्या होता है, जगत का ईश्वर। जगत प्लस ईशः, तो उसका जगदीशः बन जाता है। तो जगदीश नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अब आपको उसका अर्थ भी पता है कि जगत प्लस ईशः, ये जुड़ने से जगदीशः बना, जगत का ईश्वर। ठीक है। अब नेक्स्ट है दिक् प्लस गजः। तो दिक् का जो ये हलंत क है वो कहाँ है, जस प्रत्याहार में आपको दिखाई देगा, चट तक प, तो वहां पर क है। जस प्रत्याहार का ये क जो है उसके आगे क्या है, गजह, तो ग कहाँ पर है, अब प्रत्याहार में ग है, जड़ दग ब, ग है यहाँ पर। तो ये हलंत क प्लस जो ग है, ये दोनों आमने सामने होने के कारण इनमें संधि होती है, ये पास पास होने के कारण संधि होती है। और क्या होता है, जो जस प्रत्याहार वाला हलंत क था उसकी जगह पर जड़ दग ब में से क्या बनेगा, घ बनेगा। क्यों कि क वर्ग में क ख ग ग आता है, इसलिए वो क जो है हलंत ग बन जाएगा। और ये हलंत ग आगे वाले ग से संयुक्त होकर के दिग्गजः बन जाएगा। तो ये दिग्ग प्लस गजः यानी दिग्गजः। दिग्गजः किसे कहते हैं, जो बड़ा आदमी होता है, महान आदमी, दिग्गज, दिग्गज। ठीक है। अब आगे आया, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इतने सारे उदाहरण हैं। षट प्लस एव, तो ये हलंत ट जो है वो यहाँ पर है, चट तक प में ट है, यानी जस प्रत्याहार में हलंत ट है। और फिर जो एव जो है उसका ए कहाँ पर है, वो अब प्रत्याहार में यहाँ पर है ए। ठीक है। तो ये दोनों जुड़ने के कारण इनमें संधि होती है। संधि होने के कारण यहाँ पर हलंत ट जो है उसका क्या बन जाएगा, इसमें से जड़ दग ब में से कौन सा बनेगा, ट वर्ग में क्या आता है, ट ठ ड, तो ये ड जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो षट प्लस एव, तो इसका हो गया षड प्लस एव। अब इनको दोनों सबको जोड़ दिया तो ये बन गया षडेव। फिर शश प्लस आननः, तो शश प्लस आननः यहाँ पर है, और उसका क्या बनेगा वो देखते हैं। तो ये हलंत श जो है वो कहाँ पर है, जस प्रत्याहार में है। क्योंकि जस प्रत्याहार ज हलंत, जो झ और स, इसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो सब इसमें लिए गए हैं। तो ये जो हलंत श था वो भी इस जस प्रत्याहार में है। और आगे क्या है, आ है। आ कहाँ पर है, अब प्रत्याहार में अ और आ दोनों हैं, तो आ अब प्रत्याहार का है। तो इन दोनों के जुड़ने से जो हलंत श था उसका क्या बन गया, हलंत ड बन गया। क्योंकि उसको जड़ दग में से लेना है हमें, तो यहाँ पर हलंत ड बन गया। तो शश प्लस आननः, यह षड प्लस आननः बना, और उनको सबको जोड़ा गया तो षडाननः बना। यानी जिसके छ आनन हैं, आनन का क्या अर्थ होता है,
मुझे लगता है आनंद का अर्थ है मुंह। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, आनंद क्या है? आनन। न न ह, आनन ह, निसर्ग। आनंद का अर्थ है मुंह। तो जिसके छह मुंह हैं वह षडानन है। ठीक है। रावण के कितने थे? 10 थे, तो उसको क्या कहते थे हम? दशानन। ठीक है। तो अब अगला है उत प्लस विजह। तो उत प्लस विजह इसमें क्या है? हलंत त कहाँ है वो देखना है। चट तक प में हलंत त है। और ये विजह का भी कहाँ है? विजय का हलंत भ प्लस ई बनेगा ना। तो हलंत भ कहाँ है? यहाँ पर है, अब प्रत्याहार में है। झ ढ ध ग भ, ये यहाँ पर मिल गया हमको अब प्रत्याहार में। तो हलंत त और सामने था हलंत भ, इन दोनों के कारण संधि हुई। संधि होने से जो हलंत त था उसका क्या बनना चाहिए? इसमें से कोई एक बनना चाहिए। तो त वर्ग का त थ द, द यहाँ पर आ गया। उद प्लस बीजह, तो ये बन गया उद्भिजह। ठीक है। फिर आगे आता है तत् प्लस रूपम। तो हलंत त कहाँ है? फिर से देखिए, चट तक प में है, जस प्रत्याहार में है। फिर आगे क्या आया? रूपम। तो रूपम का रू क्या है? हलंत र प्लस ऊ है। तो हलंत र ढूंढना पड़ेगा। हलंत र कहाँ है? वो अब प्रत्याहार में यहाँ पर है, हाय वर ल, इसमें हलंत र है। तो तत् प्लस रूपम। अब इसमें हम क्या करेंगे? इस त का इसमें से बनना चाहिए। तो हलंत त का क्या बनेगा? तथ द, द बनेगा। तो तद प्लस रूपम, तो ये बन गया तद रूपम या तद्रूपम। ठीक है। तद्रूपम। फिर आगे है जैसे जवा जैसा नाम। तो अब यहाँ पर किस प्रकार की संधि होने वाली है? देखिए, जस प्रत्याहार क्या है? ऊपर जो यहाँ पर था जस प्रत्याहार, वो का वही यहाँ पर मैंने लिख दिया पूरा पूरा। जड दग भ, जड दग ब, खप छठ थ, चट तक प और श श स। फिर जब प्रत्याहार क्या है? यानी पहला अक्षर ज है। ठीक है। कौन सा ज है? ये झंडे वाला ज है। और अंतिम अक्षर है ब। तो ये झड धग भ और जड दग ब, ये जब प्रत्याहार बन गया। और फिर उसमें जस प्रत्याहार का यहाँ पर भी जब बनेगा। तो जब यानी जड दग ब। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, एक सूचना और दी गई है कि जसा जबाह जो सूत्र है वो दो शब्दों में लगता है, और जैसे जबा जसा नाम जो है वो एक ही शब्द के अंदर लगता है। तो जब कहीं पे ऐसा संयोग बनता है कि एक ही शब्द है, जैसे कि बुध प्लस धी है, तो यहाँ पर बुध का जो ध है हलंत, वो कहाँ है? जस प्रत्याहार में है। यहाँ पर जड धग भ में है। तो यहाँ का ध जो है, और आगे धी आया है, तो वहां पर हलंत ध है, वो इस जब प्रत्याहार में से है। तो यहाँ पर भी जड धग भ है। तो ये दोनों साथ होने से यहाँ पर संधि हुई है, और इसमें इस ध का परिवर्तन होगा। इस ध का परिवर्तन होकर के हलंत द बन गया, क्योंकि उसको जड़ दग ब इसके अंदर होना चाहिए। और आपको पता ही है त थ द और ध ये एक ही वर्ग के हैं। तो हलंत ध की जगह पर हलंत द आया है। और इस प्रकार से ये शब्द बना है बुद्धि ही। बुद्धि ही एक ही शब्द है, और उसका इस प्रकार से संधि विच्छेद होकर के संधि हुई है। तो अब आगे है दुग प्लस धम। तो ये घ है हलंत। हलंत घ कहाँ पर है? जस प्रत्याहार में है। झड़ धग भ में है। तो ये यहाँ पर हलंत घ है। फिर सामने इसके क्या आया है? हलंत ध, जो कि इस जब प्रत्याहार में से एक है। जड़ धग भ, यहाँ का ध है। तो इसके कारण से यहाँ पर संधि होने से जो ये हलंत घ था, उसका उसके वर्ग का
हलंत ग बन गया, क्योंकि ग जब प्रत्याहार वाला है। ठीक है, तो जस का चेंज होकर के जब बन जाता है, तो यहाँ पर घ जो था हलंत उसका ग बना। घर घर वाला ग था, उसका गधे वाला ग बन गया। तो दुग प्लस धम, और इनको जोड़ने से क्या बना, दुग्धम। फिर आगे है क्षुभ प्लस धह। तो यहाँ पर भ हलंत है, वो इस जस प्रत्याहार में से है, ज ढ ध ग भ, इसका हलंत भ है। और आगे है धह, तो ये ध है वो इस जब प्रत्याहार में से है, जड़ दग भ। तो शुभ प्लस धह, तो इसका दोनों हलंत भ और हलंत ध साथ होने से यहाँ पर भी संधि हुई है। अब भ जो है उसका क्या बनना चाहिए, जड़ द ग ब में से ब बनना बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब और भ दोनों एक ही वर्ग के हैं, प फ ब भ, तो उसका ब बन गया। तो क्षु प्लस ब प्लस धह, यानी क्षुब्ध। शुद्ध शुद्ध शब्द है, क्षुब्ध शब्द है, वो बन जाएगा। फिर है लभ प्लस धीह। इसकी संधि समझ में नहीं आ रही है, धय का ये मतलब कौन सा, क्यों चेंज हो रहा है ये? ये चेंज इसलिए हो रहा है कि धय का मतलब जो चेंज करते हैं आप कोई भी वर्ड, वो किस वजह से हो रहा है? ये एक ही शब्द है। अभी ये लब्धि जो आप पढ़ेंगे ना, तो लभ हम्म। प्लस धी। धी का अर्थ होता है कि जो बुद्धि का, ये जो धी है ना, जैसे अपने एक वो अपने मंगल भावना है ना, धी हम्म। संपन्नो हम श्याम। ठीक है ना, हम्म। तो हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। तो अब ये लभ और धी, इसका मैं अर्थ आपको बता देता हूं, बाकी के अर्थ खोजने पड़ेंगे मुझे। तो लभ यानी प्राप्त होना। लभ संस्कृत का धातु है, लभ यानी प्राप्त होना, लभ प्राप्त होना। धी जो है बुद्धि के लिए है। तो लभ और धी ये मिलेंगे, तो भ और ध साथ में होने से वहां पर संधि होती है, और जो भ है हलंत, उसका हलंत ब बन जाता है। और इस प्रकार ये से, भ का बै क्यों बना, वही पूछना है मेरे को। हाँ वो मैं बता रहा हूं कि ये जो भ हम्म। था, वो जैसे जबा जसा नाम ये सूत्र है, इसमें जो जस प्रत्याहार है उसके सामने जब प्रत्याहार अगर आता है, तो जस का जब बन जाता है। तो जस प्रत्याहार में भ आता है, आप देखिए ज ढ ध ग भ है यहाँ पर। तो ये भ इस प्रत्याहार में होने के कारण आगे जो है ध है, तो ध जो है जब प्रत्याहार के अंदर है, ज ड ध ग भ, इसमें ध हमें मिल रहा है। तो ये भ और ध पास पास होने से इस भ में परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन क्या होना चाहिए, वो परिवर्तन इस प्रत्याहार में से होना चाहिए, जड़ दग ब में से। तो हलंत भ का सेम वर्ग कौन सा है, इसी में से क्यों होना चाहिए, दूसरे में से क्यों नहीं होना चाहिए? यही सूत्र है। ये सूत्र ही अच्छा। यह कह रहा है। हाँ, ये हम्म। सूत्र यह कह रहा है कि जस के सामने जब प्रत्याहार आएगा, तो जस प्रत्याहार का जब बन जाएगा। तो जब में जड़ दग ब है, और भ का जो सेम वर्ग का अक्षर है वो है ब, प फ ब भ म, इसलिए लब का लब बना, और लब के साथ धी जुड़ा, तो लब्धि बन गया। तो इस प्रकार से हर वस्तु का, हर हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से ये जो सिद्ध प्लस धी है, उसमें हलंत ध जो है वो इस प्रत्याहार में से है, यहां से हलंत ध है। और आगे भी हलंत ध है, वो इस प्रत्याहार में से है। तो जस के सामने जब जब प्रत्याहार आता है, तो उनका ये प्रत्याहार बन जाता है। तो अब ध का सेम वर्ग का अक्षर कौन सा है, वो है द। त थ द ध न, तो उसका सिद्ध का सिद्ध बन गया। और सिद्ध बनने के बाद उसके साथ धी जुड़ा, तो सिद्धि ही बन गया। सिद्धि यानी कोई चीज हमें सिद्ध हो जाती है, जैसे कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो उसे सिद्ध होना कहते हैं। कोई
जो सवाल होता है गणित का, उसमें भी अंत में जब उसको सिद्ध कर देते हैं तो इति सिद्धम कहा जाता है। इसी प्रकार प्राकृत में भी हम शब्द को सिद्धि करते हैं, वो वहां पर भी सिद्धि का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज हम यही इसको संपन्न करते हैं। व्यंजन संधि जो है, हम स्वर संधि तो हमने कई बार बचपन में भी पढ़ी होगी, लेकिन व्यंजन संधि मुझे लग रहा है एकदम से नई है। जगत प्लस ईशय जैसा हम्म। तो शब्द हमने पहले देखा है। जगत और ईशय को तो हमने बचपन में किया होगा, जगदीश बनाया होगा। दिक प्लस गजह को भी दिग्गज बनाया होगा। लेकिन ये बुध प्लस दी का बुद्धि तो हम शायद पहली बार देख रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे समझ में आएगा, और इसके और भी कई उदाहरण हमको पढ़ने को मिलेंगे, तो ये धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। तो बुध प्लस दी का बुद्धि कैसे हुआ, दुग प्लस धम का दुग्धम हो गया, क्षुभ प्लस ध का क्षुब्ध हो गया, लब प्लस धी का लब्धि हो गया, सिद्ध प्लस धी का सिद्धि हो गया। तो हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे, नई नई चीजें अपने को सीखने को मिलेंगी। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये कुछ हो सकता है कि आपको ओवरलोड जैसा लगे, लेकिन करते करते अभ्यास करते करते हम क्या है, विद्वान बनने जा रहे हैं। तो हम संस्कृत और प्राकृत के विद्वान बनने जा रहे हैं। तो धीरे 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 धीरे, आपको पता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के लिए उन्होंने कितना कहाँ से कहाँ लेवल अपना ले गए हो उनको। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, वो आचार्य श्री तुलसी कहते थे कि अज्ञ से महाप्रज्ञ बन गए। और स्वयं महाप्रज्ञ जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि मैं अज्ञ था, महाप्रज्ञ बन गया। तो धीरे धीरे अभ्यास से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन उसके लिए साधना की जरूरत है और अभ्यास की जरूरत है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की साधना कितनी उच्च कोटि की थी। तो ऐसा धीरे धीरे होता है। हमें भी हमारी साधना को ऊंचा बनाना है, क्योंकि हमें भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम अपने अपने विद्वत्ता को बढ़ाएंगे और विद्वान बनेंगे, यही कोशिश हमारी जारी है। चलिए, तो आज यहीं पर हम संपन्न करेंगे। हम्म। कोई भी चीज समझ में नहीं आए पूछते रहिएगा, पूछते पूछते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम मंगल पाठ करते हैं आज का। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सबको धन्यवाद। सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग संपन्न करते हैं।